तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि टॉपिक शो हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इस स्पेसिफिक टॉपिक में। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सोवियत यूनियन के फॉल के बाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1991 में जो सोवियत यूनियन था, जिसे हम यूएसएसआर बोलते थे, वो 15 डेजों में टूट गया। तो on that time USSR was divided into 15 countries, and one of those countries there was a Russia. Russia was the powerful one. So इस स्पेसिफिक टॉपिक में, जो कि हम लोगों के पॉलिटिकल साइंस बुक के अंदर से है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोवियत यूनियन के फॉल के बाद, सोवियत यूनियन के 15 देशों में टूटने के बाद क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन कैसा था। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहूँगा, जो आगे चल के हमारे फर्दर स्लाइड्स को हमें समझने में मदद करेंगे। ओके, तो अभी आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है, तभी जाकर आप आगे की बातों को बहुत ही सही से समझ पाओगे। देखिए, यूएसएसआर, जिसको मैंने बताया कि ये आज के समय का रशिया है। तो यूएसएसआर, जो आज के समय का आपको रशिया दिखता है, वो इतना छोटा नहीं था पहले। ऐसा आज भी छोटा नहीं है, आज भी वो पूरा एशिया में बहुत ही बड़ा कंट्री है। बट रशिया 1991 से पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसे हम लोग सोवियत यूनियन या यूएसएसआर बोलते थे। तो यूएसएसआर 1991 में 15 देशों में टूट गया, और दुनिया में यूएसएसआर के टूटने के बाद एक ही पावरफुल कंट्री बचा, जिसे हम बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये हुआ कैसे, हम जरा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि यूएसएसआर के टूटने से पहले दुनिया में कितना कंट्रीज था जो पावरफुल था, जो सुपर पावर था। तो दुनिया में दो ही कंट्रीज थी जो सुपर पावर कहलाती थी। एक थी अमेरिका और एक यूएसएसआर। तो उस समय दुनिया क्या था, उस समय जो दुनिया था वो था बाईपोलर। बाईपोलर वर्ल्ड कहते थे उस समय के समय को। बाईपोलर वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में दो पावरफुल कंट्री, एक यूएसएसआर, एक यूएसए। बट 1991 में जैसे ही यूएसएसआर 15 कंट्रीज में टूट गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये जो बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, जहां पर दो ही कंट्री पावरफुल थी, यूएसएसआर और रशिया, सॉरी, यूएसएसआर और यूएसए, वो बाईपोलर वर्ल्ड अब 1991 के बाद क्या बन चुका है, यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनि मतलब होता है वन। इसका मतलब 1991 के बाद दुनिया में एक ही पावरफुल कंट्री बची, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते थे, अमेरिका, यूएसए। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो 1991 के बाद वर्ल्ड में यूएसए को टक्कर देने के लिए कोई कंट्री नहीं थी। यूएसए अपना जो आइडियोलॉजी रखता था, जो विचारधारा रखता था, उस विचारधारा को कोई दूसरा देश, कोई भी कंट्री चैलेंज नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय वर्ल्ड में यूएसए सबसे पावरफुल कंट्री थी। यहां तक आपको समझ में आता है। तो वर्ल्ड में यूएसए इतना पावरफुल कंट्री बन गया 1991 के बाद, जिसे हम यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। ये कैसे हुआ, अमेरिका ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से
अमेरिका का हेजेमोनी, अमेरिका का जो प्रभाव है, अमेरिका का जो पावर है, वो पूरी दुनिया में दुनिया को कंट्रोल कर लेता था। सबसे पहला, अमेरिका डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम किसी रूलर, आई मीन किंग के अंडर रूल नहीं होते। कोई डिक्टेटर हमारे देश में नहीं होता, जैसे कि जैसे कि जर्मनी में हुआ करता था हिटलर, वैसा कोई नहीं होता। प्लस देश में किसी रिच पीपल्स वगैरह की, कोई रिच हो या कोई स्पेसिफिक ग्रुप हो, उनका कंट्रोल नहीं चलता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि देश में जो लोग भी रहते हैं सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। कैसे डिसाइड होगा ये? इलेक्शन के थ्रू होगा। कंट्री में इलेक्शन करवाई जाएगी। उस इलेक्शन में सभी सिटीजन्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसे बोलते हैं वोट देना। और वो वोट देंगे और वोट से एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाएगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव उस कंट्री में रूल करेंगे, उस कंट्री में अपना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे। जैसा कि आप इंडिया का एग्जांपल देख सकते हैं। इंडिया एक कंट्री है जो कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बनी हुई है। इंडिया में भी डेमोक्रेसी चलता है। ओके। इंडिया में जैसे आज के समय आपको बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट दिखाई देता है, इसके पहले कांग्रेस का भी हुआ करता था। तो मतलब इंडिया में ऐसा ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी बहुत सालों तक रूल करते हैं। इंडिया में लगभग इलेक्शन 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई ना कोई नया पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में अपना गवर्नमेंट बनाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब सिटीजन्स को कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसी समझ में नहीं आती है, तो फिर वो नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद अपने गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं वोट के थ्रू। ये होता है डेमोक्रेसी। तो अमेरिका डेमोक्रेसी का फॉलोअर था, डेमोक्रेसी का प्रमोटर था, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था। दूसरा, अमेरिका फ्री मार्केट में बिलीव रखता था। फ्री मार्केट क्या होता है? फ्री मार्केट को अगर बोले तो फ्री मार्केट का मतलब है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का मतलब क्या? फ्री मार्केट का मतलब क्या? फ्री मार्केट का मतलब है कि अमेरिका अमेरिका चाहता था, अमेरिका का मानना था कि किसी भी कंट्री में ऐसा ना हो कि कोई रूलर डिसाइड करे कि क्या बेचा जाना चाहिए, क्या खरीदा जाना चाहिए। इकोनॉमिक डिसीजंस रूलर ना ले। इकोनॉमिक डिसीजंस मार्केट के ऊपर डिसाइडेड, मार्केट के ऊपर बेस्ड हो। मार्केट में जैसा सिचुएशन, उसके हिसाब से डिसीजंस अपने आप चेंज हो, उसे बोलते हैं फ्री मार्केट। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फ्री मार्केट का मतलब है, मान लीजिए कि आज अगर आज अगर हमारे देश में किसी एक स्पेसिफिक चीज, जैसे मान लीजिए आलू, अगर हमारे देश में आलू की कीमतें, आलू की प्राइसेस बढ़ती है, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करके अगर ऐसा कर दे कि वो आलू की कीमतें, आलू की प्राइसेस को कम कर दे, तो इसको बोला जाएगा इंटरफ्रेंस। ये फिर फ्री मार्केट नहीं कहलाएगी। फ्री मार्केट का तो मतलब क्या होता है? फ्री मार्केट का मतलब होता है कि देश में देश में जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो मार्केट के ऊपर बेस्ड हो। कैसे मार्केट के ऊपर बेस्ड हो? कि अपने आप देश में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप आलू के दाम बढ़े, अपने आप आलू के दाम कमे, प्राइजेस कमे। ये होती है फ्री मार्केट सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट या कोई रूलर या कोई स्पेसिफिक पर्सन इंटरफेयर ना करता हो डिसीजंस को चेंज करने के लिए। डिसीजंस मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ये होता है फ्री मार्केट। तो अमेरिका डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था, करता है भी, और फ्री मार्केट को भी प्रमोट करता है। अमेरिका का मानना है कि देशों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति होनी चाहिए। सभी देशों को फ्रीली बिजनेस करने का परमिशन होना चाहिए। ये अमेरिका का मानना था। ठीक है।
इसी को देखते हुए अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये डब्ल्यूटीओ को बनाया गया था 90s के तरफ में, 1990s के बाद ही इसको बनाया गया था डब्ल्यूटीओ को। डब्ल्यूटीओ दुनिया में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या करती है ये दुनिया भर में बिजनेस को रेगुलेट करती है। ये चेक करती है कि क्या कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर किसी तरीके का इकोनॉमिक प्रेशर तो नहीं बना रही है, दुनिया में बिजनेस सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इन सब चीज़ों को के ऊपर नज़र डब्ल्यूटीओ रखती है। तो अमेरिका डब्ल्यूटीओ को और मजबूत किया, अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ को और ज़्यादा मजबूत किया ताकि अलग अलग देशों के बीच जो बिजनेस था वो आसान हो जाए, आसानी से होने लगे। इसी को देखते हुए भारत में भी आपको पता होना चाहिए 1991 से पहले भारत में भी जो इंडियन इकोनॉमी था, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत ही कन्फेस्टिकेटेड थी, अ, बहुत ही ज्यादा अपनी ही बाउंड्रीज में सीमित, अपनी बाउंड्रीज में बंधी हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1991 से पहले इंडिया में कोई फॉरेन कंट्री का कोई कंपनी एंटर नहीं कर सकता। जैसे आज आपको बहुत बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में दिखाई देता, 1991 से पहले कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती थी, पहला। दूसरा, इंडिया में लाइसेंस मिलना, बिजनेस करने के लिए लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल था। तो एज सच कोई फॉरेन कंपनी अगर चाहे भी इंडिया में आना तो इंडिया में आकर बिजनेस करने का लाइसेंस उनको मिले, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ओके। और इंडिया में लगभग सारी चीज़ें लगभग सारी चीज़ें पब्लिक थी, सरकार के अंदर थी, कुछ भी प्राइवेट नहीं था। तो इंडिया में उस समय प्राइवेटाइजेशन एकदम भी नहीं था। तो 1991 के बाद इंडिया में सबसे पहले तो लाइसेंस सिस्टम को लूज किया गया। लाइसेंस में जो इतना ज़्यादा सख्तपन अपनाया जाता था, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अपनाया जाता था, उसे कम किया गया। प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ किया गया कि वो बिजनेस खोल सके, वो बिजनेस कर सके। और और वर्ल्ड की कंपनीज को भी इंडिया में एंट्री करने के का अलाउंस मिला, परमिशन मिला। तो देखिए, अमेरिका डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था, अमेरिका फ्री इकोनॉमी को प्रमोट करता था। इससे इंडिया को भी फायदा हुआ। आज जो आपको इंडिया इतना इतना ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री आज आपको दिख रहा है कि इंडिया इतने ज़्यादा ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकल तौर पे, हर क्षेत्र में, हर फॉर्म में। ये किसके वजह से हुआ है? 1991 में जो रिफॉर्म आया इंडिया में, इसके वजह से हुआ। तो इंडिया को फायदा हुआ इसकी वजह से। और क्या किया अमेरिका ने? अमेरिका ने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जैसे कि आपको पता है 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद ही दुनिया में यूएन का यूएन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, यूएन करता क्या है? यूएन की जिम्मेदारी है कि दुनिया में अब इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई इतना बड़ा इतना बड़ा वॉर ना हो। इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? यूएन के ऊपर है। यूएन के अंदर अलग अलग बॉडीज हैं, सिक्योरिटी काउंसिल और भी बहुत सारी बॉडीज हैं। इनका काम है जैसे एज सच हमारे देश में एक पार्लियामेंट है जो हमारे देश के सिस्टम्स को रेगुलेट करती है, ऐसे यूएन दुनिया के सिस्टम्स को रेगुलेट करती है, दुनिया में एक सिस्टम फॉलो करवाती है ताकि जितनी भी देश हैं दुनिया में, वो सब एक साथ मिलजुल कर रह सके, एक साथ बिजनेस कर सके, एक साथ ग्रो कर सके। ये काम होता है यूएन का। तो अमेरिका ने यूएन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। दूसरा, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटो। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय, और वर्ल्ड वॉर 2 के समय तो नहीं बोलेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच दुश्मनी बढ़ी थी, तो फिर
उस समय अमेरिका ने अपने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम दिया था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और रशिया ने अपने एक ग्रुप बनाया था जिसको उसने बोला था वॉर्सो पैक्ट। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वॉर्सो पैक्ट तो खत्म हो गया, बट नेटो सरवाइव कर गया। नेटो जैसा था वैसा रह गया। तो नेटो के साथ के अंदर कोई चेंजेस हुई नहीं। नेटो और ज़्यादा पावरफुल होने लगा। नेटो और ज़्यादा पावरफुल होने लगा यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। ये आपको समझना पड़ेगा। ओके। तो सबसे पहला, अमेरिका ने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। अमेरिका ने फ्री मार्केट को प्रमोट किया। अमेरिका ने यूएन, नेटो, इन सबको प्रमोट किया। देखिए, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका पावरफुल कैसे बना, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर कैसे बना, ये करके। ठीक है। और भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ तो हम्म तो आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग जरा इस स्लाइड में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991 marked a profound shift in international relation, reshaping the global political landscape and leading to the emergence of United States as the world's sole power superpower। समझ में आ रहा है आपको ये पढ़ के कि सोवियत यूनियन 1991 में जैसे ही कोलैप्स हुआ, इससे इंटरनेशनल रिलेशन में एक नया शिफ्ट आ गया। इंटरनेशनल रिलेशन अब यूएसए को एज अ वर्ल्ड का सोल पावरफुल सुपर पावर कंट्री के रूप में देख रहा है। यूएसए दुनिया में एकमात्र सुपर पावर कंट्री बन के उभरा है, बन के निकला है। पहला पॉइंट आपको क्लियर है। दूसरा पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। दिस पीरियड विटनेस द यूनिपोलर मूवमेंट। यूनिपोलर मूवमेंट मैंने आपको अभी बताया। यूनिपोलर मूवमेंट का मतलब होता है कि दुनिया में एक ही सुपर पावर कंट्री है, जो कि अमेरिका। तो दिस पीरियड विटनेस द यूनिपोलर मूवमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय अमेरिकन डोमिनेंस इन ग्लोबल अफेयर। तो अमेरिका का पूरा पूरी डोमिनेंस हुआ करता था ग्लोबल अफेयर में। द एक्सपेंशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जा रहा था। लिबरल डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी में जिसको जो करना है कर सकता है, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल सोवियत स्टेट, और जितना भी सोवियत स्टेट्स था जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, वो जैसे कि जॉर्जिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये जितने भी पार्ट्स थे सोवियत यूनियन के, उनमें भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ सोवियत यूनियन के फॉल के बाद। थर्ड नंबर पॉइंट, हाउएवर न्यू challenges and rivalries also emerge, leading to the more complex multipolar world order in the 21st century। जिससे दुनिया में दुश्मनी बढ़ी। ऐसा नहीं कि 1991 के बाद, यूएसएसआर के टूटने के बाद दुनिया में पूरी शांति आ गई। नहीं, शांति नहीं आई, दुनिया में और भी चैलेंजेस आई है इसके वजह से। और फिर आपको देखने मिलेगा कि 21st सेंचुरी के एंड के स्टार्ट होते ही दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, ना ही बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा। दुनिया में चलेगा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है दुनिया में कोई एक देश सुपर पावर नहीं होगा, दुनिया में बहुत सारे देश होंगे जो सुपर पावर होंगी। जैसे आज आपको दिखता है अमेरिका सुपर पावर है ही, साथ ही साथ चाइना भी कम नहीं है, यूएसएसआर भी उसी दौड़ में है, इंडिया भी उसी राह पे आगे निकल रहा है। तो ऐसा सच आप आज के समय में ये नहीं बोल सकते कि दुनिया में एक ही कंट्री सबसे पावरफुल कंट्री है। दुनिया में और भी कंट्रीज हैं आज के समय जो अपने आप में सुपर पावर बनने का पोजीशन होल्ड करती है। ओके। तो इन सब रिलेशंस, अब इसके बाद क्या होगा हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए मैंने जो बोला आप उससे दोबारा सुनिएगा और रिवाइज करिएगा। चलिए, बाय।